हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है, सुबह 10 बजे की आपकी जो लैंग्वेज क्लास है वो काफ़ी दिनों से कंटिन्यू है, आगे भी कंटिन्यू ये रहेगी, क्योंकि एक साथ एक ही क्लास में हम 3 लैंग्वेज जो आपकी हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश होती है, तीनों को कवर कर लेते हैं। सुपर टेट में 40 नंबर का इसका वेटेज रहता है, और कोई भी आप एग्ज़ाम देंगे तो इनमें से 2 सब्जेक्ट का मिला के 60 नंबर का वेटेज होता है 150 में से, जो बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वजह से ये क्लास हमारी कंटिन्यू रहेगी और इसको हम कंटिन्यू करते हुए चलिए देखते हैं हमारे आज के प्रश्न। जो लोग चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। तो हिंदी से होते हुए संस्कृत और फिर उसके बाद हम इंग्लिश पे पहुंचेंगे। किसी से कोई संबंध ना रखना, इसके लिए कौन सी लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है? ढोल के पोल, ढाक के 3 पात, यथा राजा तथा प्रजा, लेना एक न देना दो। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही। लेना एक न देना दो, यानी अपने काम से काम रखना, किसी से मतलब ना रखना। अर्धनारीश्वर इस नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? धर्मवीर भारती, राही मासूम रजा, विष्णु प्रभाकर या निराला? अर्धनारीश्वर जो कि एक उपन्यास है, हिंदी साहित्य में आपने इसको पढ़ा भी होगा शायद। फटा से बताइए फटाफट। चलिए देख लेंगे सही उत्तर जो इस प्रश्न के लिए होता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, विष्णु प्रभाकर इसके रचयिता हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी रचना है? यशपाल, नागार्जुन, गजानन माधव मुक्तिबोध की या फिर अमृत राय की? बहुत ही प्रसिद्ध है ये भी। तो चलिए देख लेंगे सही उत्तर जो इस प्रश्न के लिए हो जाएगा आपका चांद का मुंह टेढ़ा, ये मुक्तिबोध की रचना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। अगला प्रश्न, आपको मैं टाइम दे रही हूँ इसलिए गेस जरूर करते चलिए। धाम शब्द के सही अनेकार्थी रूप दिए गए हैं, आपको यहाँ पे विकल्प छांटना है। तो आपको वो विकल्प छांटना है जिसमें तीनों शब्द जो है वो धाम के अनेकार्थी शब्द हों। पृथ्वी, घर, शरीर, घर शरीर देवस्थान, देवस्थान प्रवाह मंदिर या घर मकान पृथ्वी। और कल से 15 तारीख से 15 अक्टूबर 2020 जबकि लर्निंग नीट के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं, कल से आपकी क्लासेस में बहुत सारे नए और अच्छे परिवर्तन आने वाले हैं। उसके लिए मैं मेहनत कर रही हूँ, इसीलिए उसी में बिज़ी हूँ। और वो परिवर्तन आगे चल के आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे, उपयोगी, फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो कल से प्लीज़ कोई क्लास मिस मत करिएगा। चलिए देख लेते हैं आपका इस जो प्रश्न के लिए सही उत्तर होता है धाम के लिए वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। घर को भी धाम कहते हैं, शरीर को भी कहते हैं, देवस्थान को तो कहते ही हैं। घर में श्याम से मोटा कोई नहीं है, कौन सा वाक्य है ये? निषेधात्मक है, विधानार्थक है, विधिवाचक है या प्रश्नवाचक है? घर में श्याम से मोटा कोई नहीं है, तो सही उत्तर होता है ये आपको ऑप्शन नंबर ए, निषेधात्मक वाक्य है। कुल मिला के बताया यही जा रहा है कि हमारे घर में इससे ज़्यादा मोटा कोई नहीं है, तो ये कोई नहीं है जो पार्ट है उससे यहाँ पे ये निषेधात्मक हो जाता है। अनिर्वचनीय शब्द के लिए वाक्यांश का चयन करना है। जो न बोला गया हो, जो वचन न दिया गया हो, जो वचन या वाणी द्वारा कहा न जा सके, या फिर इनमें से कोई नहीं। अनिर्वचनीय ये एक शब्द है, इसका अर्थ बताना है। चलिए देख लेते हैं सही उत्तर जो हो जाता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी कि जो वचन या वाणी द्वारा कहा न जा सके, यानी जो शब्दों में बोल के व्यक्त ना किया जा सके। तमोगुण का संधि विच्छेद क्या है? तमोगुण, रजोगुण, ये सब सुना तो बहुत होगा आपने, इसका संधि विच्छेद क्या बनता है? तम धन अवगुण, तमोधन गुण, तमह धन गुण या फिर तमाधन गुण? चलिए हम देख लेते हैं इस प्रश्न के लिए जो सही उत्तर है वो तमह धन गुण यहाँ पे बनेगा, विसर्ग संधि हो जाती है। और इसी के साथ अगला प्रश्न, जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है उसे हम कौन सी क्रिया कहेंगे? अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक या प्रेरणार्थक? जिस क्रिया का जो
फल है वो पड़े किस पे, कर्ता पे। तो सही उत्तर हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर ए, अकर्मक क्रिया कहेंगे, क्योंकि कर्म पे नहीं पड़ रहा है, क्रिया का फल कर्ता पे पड़ रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे दिए गए वाक्यांश में एक शब्द आपको प्रयोग करना है। समान रूप से आगे बढ़ने की चेष्टा क्या कहलाती है? प्रत्युत्पन्नमाति, प्रतिस्पर्धा, प्रणम्य या प्रत्युपकार। समान रूप से आगे बढ़ने की जो चेष्टा है उसे एक शब्द में हम कहते हैं प्रतिस्पर्धा, यानी कंपटीशन। कई सारे लोग हैं और हर कोई के अंदर जो है एक कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की चेष्टा रहती है एक दूसरे से। बरसात में मच्छर नाक में दम कर देते हैं। ठीक है, ऑप्शंस देखिएगा, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? नाक में दम करना, सांस न लेने देना, सांसें सोने न देना, बहुत परेशान करना या प्रदूषण फैलाना। और सही उत्तर होगा बहुत परेशान करना, नाक में दम करना, बहुत परेशान करना। समीप, यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे अव्यय जो है वो कौन सा प्रयुक्त होता है समीप के लिए, कौन से अव्यय का अर्थ जो है वो समीप होता है, उसको लगा देने से समीप वाला सेंस निकल कर आता है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उपसर्ग का, सॉरी, अव्यय का जब हम प्रयोग करते हैं, उपसर्ग के ही रूप में बेसिकली उप को हम लगाते हैं हर जगह, तो वो उसका अर्थ होता है समीप। पूर्व पदार्थ प्रधान होता है कौन से समास में? अव्ययी भाव में, तत्पुरुष में, बहुब्रीहि में या फिर द्वंद्व में? अव्ययी भाव में होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। परीक्षा, यहाँ पे कौन सा उपसर्ग लगा है? प्र, परि, परि, सु। सु तो जाहिर सी बात है नहीं लगा है, बाकी तीन बचे हैं उसी में से देखना है आपको। चलिए देख लेंगे सही उत्तर क्या होता है आपका। परि हो जाता है यहाँ पे, परीक्षा में परि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। चिरात का क्या अर्थ होता है? दूरी का दर्शाता है, ऊंचाई, समय या भाव। चिरात शब्द एक जो अब बना हुआ है यहाँ पे आपका, तो ये समय का द्योतक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, समय का। निर्गच्छति, सही अर्थ क्या निकलेगा? निकलता है, निंदा करता है, निश्चितता करता है या फिर इनमें से कोई नहीं। निर्गच्छति, गच्छति मतलब सबको पता है, जाता है ना? तो निर्गच्छति मतलब निकलता है, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ईक्षमाण, यहाँ पे कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है इस शब्द में? पर्टिकुलर ये जो आपका शब्द है, कौन सा प्रत्यय यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पे जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, सानच। अगला प्रश्न, स्वतंत्र कह, इनमें से कौन जो है वो स्वतंत्र है? अधिकरणम, कर्ता, अपादानम या करणम? और उत्तर सही होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, कर्ता स्वतंत्र होता है। संप्रदान जो कारक होता है वो कौन सी विभक्ति के लिए प्रयुक्त होता है, या कौन सी विभक्ति संप्रदान कारक से संबंधित है, आपको यही बताना है। पंचमी है, तृतीया है, चतुर्थी या द्वितीया? सही उत्तर होगा चतुर्थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। नीचे लिखे धातु पदों में लंग लकार का रूप क्या होगा? सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए भी आपका ऑप्शन नंबर बी, अनश्चित। अनश्चित, यहाँ पे आप देखिए कुछ एक यहाँ पे संधि हुई है, मतलब संधि करके आपको बताना है। विच्छेद लिखा है, स्त्री और उसमें तह जो है ऐड होगा, तो क्या बनेगा? इन दोनों के योग से कौन सा नया शब्द बनेगा? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्टह बन जाएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। आ जाते हैं हम इंग्लिश वाले सेशन में हमारे, और करना तो आपको अटेम्प्ट है ही, भले आपको पसंद हो और चाहे ना हो, क्योंकि एग्ज़ाम में आएगा, और एग्ज़ाम में एक बार अपने अच्छे नंबर ला लिए तो सब पसंद हो आएगा, और मार्क्स नहीं आए तो कोई मतलब नहीं है। फिर अच्छे मार्क्स लाना ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ आपको क्वालिफाई नहीं करना है, आपको मेरिट के लिए भी फाइट करना पड़ेगा। ऑलरेडी जो वैकेंसीज चल रही हैं आप देख रहे हैं कि वहाँ पे कितना सब कुछ हो रहा है ब्लंडर की, मतलब कितना अच्छे अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी सिलेक्शन, लोग क्वालिफाई करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं और ज़्यादा मेरिट लाने की ज़रूरत है, उसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। इंग्लिश 10 नंबर आपका कंफर्म रहेगा, बस ग्रामर बेसिक कंप्लीट करनी है। चलिए स्टार्ट करेंगे। We all have to adjust ourselves blank new circumstances to, with, on और from।
क्या आना चाहिए यहाँ पे प्रीपोजिशन? चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, टू हो जाता है। एडजस्ट टू होता है हमेशा एडजस्ट के साथ, बेसिकली हम टू लगाते हैं, फिर जहाँ एडजस्ट करना है उसके बाद वो लिखते हैं। सेलेक्ट द पार्ट ऑफ अ स्पीच। ओके, तो यहाँ पे शी ओपेंड हर आइज, यहाँ पे जो ओपेंड है उसके नीचे लगा हुआ है अंडरलाइन। आपको बताना है कि किस तरह का वर्ब है, यानी कि किस तरह की क्रिया है। ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव है, एलेक्सरी वर्ब है या नन ऑफ दीज। अभी मैं आप लोगों को लैंग्वेज पढ़ा नहीं रही हूँ, बाकी हम तीनों लैंग्वेज हिंदी संस्कृत इंग्लिश को हम एक साथ पढ़ के और तीनों लैंग्वेज पे कमांड हासिल कर सकते हैं। किसी के लिए भी ये मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ा सा क्या है कि आप लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स कम है तो ऑब्वियसली डिमोटिवेशन हो जाता है। एनीवेज चलिए देख लेंगे इसका जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। शी ओपेंड हर आइज। ट्रांजिटिव वर्ब होता है जिसको आप हिंदी में सकर्मक क्रिया कहते हैं, यानी क्योंकि यहाँ पे कर्म यूज़ हुआ है। ओपन जो है कोई भी चीज़ खोलना, तो क्या चीज़ खोलना, यानी कि उसके साथ एक कर्म ऐड होता है, जैसे दरवाज़ा खोलना, आंखें खोलना या कुछ भी खोलना व्हाटएवर। तो यहाँ पे ये ट्रांजिटिव वर्ब हो जाता है। इनट्रांजिटिव आपकी अकर्मक क्रिया होती है। I blank the news an hour ago was heard or none of these. सो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पे जो अल्टरनेटिव आ सकता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, हर्ड। ठीक है, आई हर्ड द न्यूज़ एन और एगो, क्योंकि एगो लग गया मतलब कि ये न्यूज़ मैंने 1 घंटे पहले सुना, यानी कि सुन चुके हैं, ये पास्ट टेंस की बात हो गई है। तो पास्ट टेंस है तो जाहिर सी बात है हम ऑब्वियसली वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है सिंपल पास्ट टेंस का और उसमें हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट हैविंग एन एरर। My brother has been living in America with his family for the past 10 years. अब यहाँ पे ये पूरा एक ही सेंटेंस है, जैसे मैंने जल्दी जल्दी इसीलिए एक साथ में पढ़ा ताकि उसका कुछ सेंस निकले। कौन से हिस्से में गलती है, त्रुटि है, बताना है। ये सबसे बेसिक चीज़ है। त्रुटि तो आपकी नज़र पड़ते ही आपको पता चलनी चाहिए, इंग्लिश में इंटरेस्ट हो चाहे ना हो। क्यों? टीचर बनने वाले हैं आप, तो टीचर बनने के बाद आपको क्या करना है, बच्चे एग्ज़ाम देंगे, कॉपी में लिखेंगे, तो आपको त्रुटि ही तो ढूंढनी होती है कॉपी चेक करने में, और क्या करना होता है। तो त्रुटि पे तो नज़र आपकी पढ़ते ही समझ में आनी चाहिए और आप उसको सर्कल कर सकें, है ना। इसकी प्रैक्टिस बहुत करिए। चलिए देखेंगे सही आंसर क्या होगा। वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। माई ब्रदर हैज़ बीन लिविंग इन अमेरिका विद हिज फैमिली फॉर द पास्ट 10 ईयर्स। अब क्यों होगा ये भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। माई ब्रदर विद हिज फैमिली हैज़ बीन होगा। क्यों? माई ब्रदर के बाद विद हिज फैमिली यहाँ लगना चाहिए था, यहाँ पे नहीं लगना चाहिए था, क्योंकि पहले हमने सब्जेक्ट यूज़ कर लिया, फिर हमने वर्ब की फॉर्म यूज़ कर ली। जो हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का, सॉरी, तो वो क्या पढ़ते हैं, सब्जेक्ट रहता है, सब्जेक्ट जितना भी रहना होगा सब उसी में हो जाएगा। उसके बाद फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर हम वर्ब लगाते हैं आईएनजी के साथ में, फिर जो हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद हम सिंस या फॉर लगा के टाइम मेंशन करते हैं। तो ये बीच में कहाँ से फिर आ गया, सब ऑब्जेक्ट लगाने के बाद ये फिर से बीच में हमने सब्जेक्ट क्यों ऐड कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर गलत हो रहा है। पहले ही पार्ट में आपका विद हिज फैमिली ऐड होना चाहिए था, हैज़ बीन यहाँ पे नहीं लगना चाहिए माई ब्रदर के साथ इस सेंटेंस में पर्टिकुलर। अ प्लेस वेयर एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, वो जगह जहाँ पे सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ एकदम बेहतरीन हो, परफेक्ट हो, क्या कहलाता है। चलिए देख लेते हैं सही आंसर इस क्वेश्चन के लिए जो आपका हो जाता है वो हो जाता है यूटोपिया। ठीक है, ये यूटोपिया आपका कहलाता है जहाँ पे सब कुछ एकदम बेहतरीन हो, परफेक्ट हो, अच्छा हो। ठीक है, सही और बेहतरीन हो कुल मिला के। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज टू ब्रिंग टू लाइट, टू रिवील, टू कंसील, टू अपील और टू प्रेज। किसी चीज़ को रोशनी में लेकर आना, टू रिवील हो जाता है किसी चीज़ का खुलासा करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन पॉजिटिव केस, आई, मी, यू, माइन।
अब जिन लोगों ने इंग्लिश ग्रामर पढ़ी है उन्हें बहुत अच्छे से पता है पॉजिटिव केस क्या होता है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है, जिनको कन्फ्यूज़न हो जाती है, भूल जाती है, तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा फिल्मी स्टाइल में समझा देती हूँ। फिल्म सब देखते हैं आजकल, नॉर्मली बात सब करते हैं तो इस बारे में। तो यहाँ पे हम अक्सर अपनी डेली लाइफ में पॉजिटिव वर्ड यूज़ करते हैं कि अरे उसका हस्बैंड तो बहुत पॉजिटिव है, कहीं भी आना जाना उसकी मर्ज़ी के खिलाफ नहीं जा सकती, या बहुत ज़्यादा कुल मिला के ऐसा हम कहते हैं ना कि वो तो इसको लेकर बहुत पॉजिटिव है। ऐसा सुनते हैं हम फिल्मों में, टीवी सीरियल्स में, डेली लाइफ में सुनते हैं, अपनी बातें करते हैं उस टॉपिक पे, है ना। तो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? अपना बहुत ज़्यादा अधिकार रखना किसी पे, बहुत ज़्यादा अपना वो दिखाना कि नहीं, हम सिर्फ मेरा, कोई भी चीज़ क्या है कि वो सिर्फ मेरा है, बहुत पॉजिटिव होना उसको लेके। तो अब क्या आ रहा है, कहीं ना कहीं मेरा शब्द आ रहा है ना। जो चीज़ मतलब ये दर्शाया जाए ये पर्टिकुलर मेरा ही है, ये पर्टिकुलर तुम्हारा ही है, मतलब कोई भी पर्सन का जोर दे के जब बोला जाए कि ये चीज़ इसी की है, वो पॉजिटिव केस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जितने भी हमारे पास ऑप्शन है वो क्या है? आई है, मैं, कोई मतलब नहीं है, मी, मुझे, पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव पोजेशन दिख ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। यू, तुम, यहाँ पे भी नहीं है। पर माइंड का मतलब क्या होता है? मेरा, दैट पेन इज माइन, वो पेन मेरी है। ठीक है, ओके, तो समझ में आए। दिस चैनल इज योर्स, ये चैनल आपका है। ठीक है, आपका दर्शाया जा रहा है। तो ये सारे जो होते हैं योर्स, माइन, ये सभी पॉजिटिव केस में होते हैं। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि सबको ये चीज़ याद रहेगी। ही इज़ ब्लाइंड ब्लैंक हिज ओन फॉल्ट विथ टू, ऑफ और फॉर। सिंपली प्रिपोजिशन फिल करना है, फटाफट से कर दीजिए। तो क्या होता है, कुछ लोगों को क्या है, अपनी गलतियां नज़र नहीं आती। एक्चुअली मैक्सिमम लोगों को अपनी गलतियां नज़र नहीं आती हैं या देर से आती हैं। तो यहाँ पे ब्लाइंड टू होगा, ब्लाइंड के बाद बेसिकली हम टू यूज़ करते हैं। और फिर उसके बाद जिस चीज़ को लेके इंसान अंधा है, अंधा इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि आँख नहीं है, मतलब जो चीज़ उसे दिखाई नहीं देती है या जिस चीज़ को देखना नहीं चाहता है उसको हम यहाँ पे रख देते हैं। चलिए बढ़ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ टेंस आइडेंटिफाई करना है। आई हैव सेंट अ लेटर टू हिम। जब टेंस पढ़ाया था मैंने आपको सबसे पहले यही बताया था कि आप कोई भी सेंटेंस को देख के कैसे पहचानेंगे कि वो कौन से टेंस में है, चाहे वो हिंदी से लिखा हो चाहे इंग्लिश से लिखा हो। तो बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब ही है जो आपकी हेल्प करती है किसी भी टेंस को पहचानने में। तो हैव लगा हुआ है और फिर आप देख रहे हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। तो कौन सा टेंस हो जाएगा ये आपका? हैव, हैज़, दोनों के साथ अगर पास्ट पार्टिसिपल यूज़ हो रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमेशा होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इन केस यहाँ हैड होता तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता, विल हैव होता तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाता। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द वर्ड्स गिवन below टू कंप्लीट द सेंटेंस। द सोल्जर्स ब्लैंक थ्रू द टाउन। ये क्वेश्चन पहले कराया हुआ है, ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है काफ़ी। तो जो सोल्जर्स होते हैं यानी सिपाही होते हैं आर्मी वगैरह में हमारे, वो टाउन यानी कि कस्बा, टाउन की शुद्ध हिंदी अगर हम बात करते हैं तो कस्बे को, ये छोटा सा जो बाजार टाइप का होता है, यानी कि जहाँ पे कम घर होते हैं, थोड़ी मार्केट होती है, इस टाइप से जो होता है, कस्बा सब समझते हैं हिंदी में, तो उसे हम टाउन कहते हैं। तो वो टाउन से होते हुए क्या करेंगे? वॉक करेंगे, मार्च करेंगे, दौड़ेंगे या सजेस्ट करेंगे? तो जाहिर सी बात है सोल्जर्स जब चलते हैं तो उनके चलने को, उनका एक रिदम में वो चलते हैं और उस रिदम को में चलने को मार्च कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसको हम कदम ताल भी इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में कहते हैं मे बी, है ना, कदम ताल करके चलना। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन थे एंड आई जस्ट होप कि आपको जो सेशन था वो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।